तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। साथ में आप सभी अपने रिवीजन प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग योर पेपर 1 ऑल्सो अलॉन्ग विथ पेपर 2। सो अभी तक हमने पॉलिटिकल थ्योरी, इसके साथ साथ वी हैव डन international relation, and today we will have India's foreign policy, right? So let's begin with the question number 1. Here is the question number 1. पढ़िए इसे ध्यान से। What will be the correct answer? The concept of strategic culture. इस शब्द को किसने दिया है? इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात कौन करते हैं? ओके फाइन। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैक स्नाइडर। ठीक है, जैक स्नाइडर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कल्चर इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक कल्चर कहने का अर्थ यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की बनती है, या बोल सकते हैं द फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी ये सारी चीजों की होती है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर हैज बीन गिवन फर्स्ट गिवन बाय जैक स्नाइडर, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है ये, लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक है, कांति वाजपेयी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कांति वाजपेयी जो है उन्होंने स्ट्रेटेजिक कल्चर को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में उन्होंने कहा है सेंट्रल स्ट्रेटेजिक पैराडाइम। ठीक है, जिससे क्या होता है, दिस इज द बेसिक अजम्पशन अबाउट ऑर्डरलीनेस इन द वर्ल्ड। जिससे क्या होता है, वर्ल्ड की जो ऑर्डर है, वर्ल्ड में जो चीजें सिस्टम, व्यवस्था, स्ट्रक्चर जो चल रही होती है, इसे एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रांड स्ट्रेटेजिक कल्चर है, उसमें हम लोग शामिल करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेशनल कल्चर, पॉलिटिक्स एंड एक्सेट्रा। गॉट इट? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेटेजिक कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये जैक स्नाइडर ने दिया था। डू रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज read it carefully. नॉन अलाइनमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? बताइए। चलिए एवरीवन, सभी ने बताया है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। और कोई बताएंगे? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद इसके आंसर को तलाशते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्री, नॉन अलाइंड कंट्री मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है सपोर्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या सभी देश जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे वो सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब अपने निर्णयों को लेने के लिए क्या वो खुद फ्री थे, या बोल सकते हैं वो दृढ़ निश्चय निश्चय या स्वयं पे वो निर्भर थे? बिल्कुल थे। वो ना तो फर्स्ट कंट्रीज मतलब यूएसए की तरफ, ना तो वो सेकेंड कंट्रीज मतलब यूएसएसआर की तरफ, इन दोनों में से किसी का वो हिस्सा नहीं थे, इसलिए दोनों में से किसी की बात मानने को वो बाध्य नहीं थे। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, यानी कि दे वर फुल्ली फ्री टू अडॉप्ट एनी पॉलिसीज दे विश फॉर दे वांटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा,
सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स। क्या नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज जो थे वो अपने आप को संप्रभु और अपने आप को फ्री मानते थे, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट को रिस्पेक्ट करते थे। यस, दे रिस्पेक्ट्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। क्या ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। क्या वो न्यूट्रल थे, पानी के जैसे थे, एकदम न्यूट्रल, मतलब इस दुनिया में जहां जो भी हो रहा है भैया हम उसके हिसाब से अपने आप को डाल लेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई चाहे कुछ भी करे, कोई सोए झगड़ा करे, हाथी पाले, चाहे वो कोरिया वार हो, चाहे वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं था। ऐसा था क्या? दे वर फुली न्यूट्रल, आइसोलेटेड, दे वर फुली न्यूट्रल और आइसोलेटेड, मतलब ऐसा था क्या? नो, यहाँ पे ये सारे नॉन लाइन कंट्रीज थे, वो सब पे नजर रख रहे थे। दे वर पुटिंग देयर आई ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल गुड निरपेक्ष थे, तटस्थ नहीं थे। मतलब वो ना तो यूएसए का हिस्सा थे, ना तो वो यूएसएसआर का हिस्सा थे, वो किसी भी गुट के साथ गुट में शामिल नहीं थे, वो तटस्थ नहीं थे, मतलब पूरी तरह से सबसे कट के नहीं रहते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और आपको यही कारण है, आपको देखने को मिलेगा जो कोरिया वॉर है 1950 से लेकर 1952-3 तक, इसमें काफी लोगों ने, काफी कंट्रीज ने अपना योगदान दिया, अपनी बातें रखी। इसके बाद एडहेरेंस टू द मल्टीलैटरल मिलिट्री पैक्ट्स, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सर सीटो, सेंटो, क्या वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे? Were they participating? No, they were not participating in any of the them. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरह से था। साथ में जो नाटो है, नाटो में वो हिस्सा थे क्या 1949? नो, they were not part of it. They were part of Warsaw Pact. Is it? No, they were not part of Warsaw Pact. तो इन चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है, they choose not to support any side of the party, तो न्यूट्रल हुआ ना? नहीं। देखिए, एक टर्म है अलाइन और एक टर्म है न्यूट्रल। ठीक है, दोनों अलग है। अलाइन मतलब होता है कि अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं दो गुट बनाता हूं, ठीक है, एक गुट ये है, एक गुट ये है, इसमें है ए और बी और इसमें है सी और डी। ठीक है, और यहाँ पे एक और ग्रुप है जो है नाम है ई और एफ। ठीक है, लेट अस सपोज दैट ई एंड एफ। नॉन अलाइन कहने का, अगर ये नॉन अलाइन है, ई और एफ अगर नॉन अलाइन, इसका मतलब क्या है? वो ना तो ए और बी की तरफ जाएंगे, ना तो वो सी और डी की तरफ जाएंगे, मतलब वो किसी के तरफ अलाइन नहीं होंगे। जैसे 1971 में जब भारत और रशिया के बीच में इंडो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन होता है, उस समय क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है ना कि भारत अब रशिया की तरफ अलाइन होना शुरू हो गया है। इंडिया जो है अपनी ये जो अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो छोड़ चुका है। इज इट लाइक दैट? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसका मतलब ये अलाइन। अब न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? अगर ई और एफ न्यूट्रल होंगे, इसका मतलब यह है कि भैया तुम चाहे जो करो और तुम चाहे जो करो, मतलब दोनों आप चाहे आपस में कुछ भी करो, मैं और मेरी अस्तित्व आप लोगों में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं रखता है, मतलब पूरी तरह से न्यूट्रल, कोई मतलब नहीं है। या एक और टर्म होता है इससे जुड़ा हुआ, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, पूरी तरह से अलग थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। श्रद्धा ने काफी अच्छा लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया भाग्यश्री? तो न्यूट्रल नहीं थे, आइसोलेटेड नहीं थे। क्लियर, बाकी चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब एस जयशंकर की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो आपसे शायद एग्जाम में पूछ सकता है, द इंडिया वे। याद रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, राइटिंग ऑफ एस जयशंकर, करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें एक चैप्टर है कृष्णा चॉइस, द स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ राइजिंग पावर। ठीक है, ये जो आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात, इसी स्ट्रेटेजिक कल्चर को लेकर एक ऐड किया गया चैप्टर, कृष्णा चॉइस, द स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ राइजिंग पावर। ठीक है, तो इसमें भगवत गीता, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजों की को लेकर एक आइडिया सिंथेसाइज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है या नॉन अलाइनमेंट की प्रिंसिपल या उसका काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको मिलेगा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइन्ड कंट्रीज फोकस ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जितने सारे कंट्री थे वो सेल्फ डिटरमाइंड थे। नंबर 2, वो हर देश की नेशनल इंडिपेंडेंस की, मतलब वो देश क्या करते हैं, आजादी की वो वकालत करते थे। इसके बाद द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। वो जितने सारे कंट्रीज थे उनके संप्रभुता को और उनके एकता को बनाकर रखना चाहते थे, ठीक है, याद रखिए। इसके साथ साथ वो किसी भी रंग भेद, काले गोरे की जो भेद होती थी अफ्रीका में खास करके, उससे ये अपोज करते थे। अपार्थाइड सिस्टम को नेग्लेक्ट, मतलब उसे अपोज करते थे। नॉन एडहेरेंस टू मल्टीलैटरल मिलिट्री पैक्ट्स, वो किसी भी मिलिट्री पैक्ट में शामिल नहीं होते थे। क्लियर, दे वर नॉट पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री पैक्ट। इसके बाद द इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन अलाइन्ड कंट्रीज फ्रॉम ग्रेट पावर और ब्लॉक इन्फ्लुएंसेस और रिवाल्वरीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई रिवालरी हो रहा है, अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर रिवालरी मतलब झड़प हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट थे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। मतलब वो चाहते तो किसी को भी सपोर्ट कर सकते थे या किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते थे। द स्ट्रगल अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ नॉन इंपेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, आपको पता है ये चीज। द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ये किसी भी प्रकार का उपनिवेशवाद के खिलाफ है, नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, रेसिज्म नस्लभेद के खिलाफ है और फॉरेन ऑक्यूपेशन एंड डोमिनेशन के खिलाफ है। इसके बाद दे आल्सो सपोर्ट द आइडिया ऑफ डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। इसके बाद नॉन इंटरफेरेंस टू द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग नेशंस, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। रिजेक्शन ऑफ द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार का फोर्स यूज करना, मतलब एक बलपूर्वक किसी भी कंट्री को दबाना, ये इसको सपोर्ट नहीं करते थे। द स्टैंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है यूएनओ के रिफॉर्म्स की बात ये बहुत हमेशा से करते आए हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे नॉन कंट्रीज खुद डेमोक्रेसी को छोड़कर और बाकी ऑटोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं अभी भी। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, आपने नाम सुना होगा NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इज इट, नाम सुना है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये जो है ये इसी नाम मूवमेंट का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये जो था ये प्रोडक्ट था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ध्यान रखिएगा इन चीजों को, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आ ही गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज आउटकम ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, अल्जीरिया समिट 1974, 1974 में जो अल्जीरिया समिट हुआ था नाम का, उस समिट में NIEO की बात की गई थी, जिसका मतलब था नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। आपने अक्सर पढ़ा होगा साउथ साउथ कोऑपरेशन, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। तो नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या है? जब हम लोग बात करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन, इसका मतलब हम लोग बात करते हैं G77 कंट्रीज की, मतलब वो कंट्रीज जो सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं और वो सभी आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। जबकि हम नॉर्थ साउथ डिबेट की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि नॉर्थ कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो साउथ कंट्री है वो डेवलपिंग नेशन है। तो नॉर्थ कंट्री का ये उत्तरदायित्व है कि जो भी उनकी रिसोर्सेस हैं उनमें से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर हो, ये साउथ कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प के तौर पे उन्हें दिया जाए ताकि वो स्वयं के पैर पे खड़ा हो सके। क्लियर? क्लियर विवाद? चलिए अब आप लोग बताइए, इनमें से जो एससीओ है, एससीओ में संघाई 5 का आप लोगों ने नाम सुना होगा, संघाई 5। इस संघाई 5 में कौन कौन से कंट्रीज थे?
नेम ऑल द कंट्रीज which who were part of Shanghai 5. कौन कौन? रसिया, ओके, चाइना, ओके, और उज्बेकिस्तान, इसमें आ जाएगा फिर किर्गिस्तान, इसमें आ जाएगा कजाकिस्तान, TKK, मेरी ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज जा रही है? ओके फाइन। हमने आपको एक ट्रिक बताया था टक्कू, TKKU, ठीक है। ये टक्कू में क्या क्या था आपका? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो संघाई 5 में सिर्फ ये उज्बेकिस्तान नहीं था, बाकी 3 इधर से और 2 रसिया और चाइना उधर से, ठीक है, याद रहेगा। दे वर पार्ट ऑफ संघाई 5। उज्बेकिस्तान 2001 में, मतलब उज्बेकिस्तान जो है इसका जब SCO बना तब इसका मेंबर बना, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर दीवान? चलिए अब यहां पे बताइए, इंडिया वॉज founder of which among the following? India was founder of which among the following? ABC या कौन कौन से बताइए? इंडिया वॉज फाउंडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? इंडिया इनमें से किसका? क्या मेरी स्क्रीन बार बार जा रही है? मेरी स्क्रीन जो स्क्रीन है वो बार बार जा रहा है क्या? नहीं? ओके फाइन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनमें से इंडिया जो है वो फाउंडर नाम का भी था, सार्क का भी था और यूएन का भी था। सिर्फ एससीओ का इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं था। और एससीओ का इंडिया मेंबर कब बना? इन विच ईयर इंडिया बिकेम मेंबर? ओके भाग्यश्री, थोड़ा वेट कर लीजिए। 2017, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यूएन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन वी सेलिब्रेट यूएन डे? व्हेन वी सेलिब्रेट यूएन डे? 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे। When SARC was established? SARC was established on which date? SARC किस दिवस को की गई थी? SARC was established on which date? Year नहीं, date बताइए। वेरी गुड एवरीवन, 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985, ठीक है, वेरी गुड। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? वेरी गुड, काठमांडू, नेपाल, ठीक है, काठमांडू नेपाल, 8 दिसंबर 1985। ये बताइए, साफ्टा जो है वो कब लागू हुआ? कब एग्जिस्टेंस में आया? वेरी गुड, 2006, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़िए और बताइए, इनमें से कौन नाम का एक अचीवमेंट नहीं है?
Which among the following is not an achievement of norm? Which among the following is not an achievement of norm? Okay, everyone is going for option number D. Fine, very good. ओके, आप में से कुछ भी बता रहे हैं। ओके फाइन, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आंसर क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। चलिए स्टेटमेंट नंबर ए क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अचीवमेंट, कौन सा अचीवमेंट नहीं है? तो पहला प्रिवेंशन ऑफ सम ऑफ द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है, बचाता है, उसको होने में रोकता है? तो बिल्कुल रोकता है, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर बी, इट ऑल्सो पेस्ट अप, पेस मतलब सुना है आप लोगों ने? पेस, पेस का मतलब क्या होता है? पेसर्स, पेसर्स का यूज कहाँ किया जाता है? क्रिकेट में। तेज, एकदम धारदार, तेजी से बॉल को फेंकना, बॉलिंग करना, इज इट? तो पेस मतलब तेज करना। इट ऑल्सो पेस्ड अप द कोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्या इसके होने से विश्व में कोलोनाइजेशन बढ़ गया? यहाँ पे टर्म होगा डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। विश्व में डीकोलोनाइजेशन जो है वो बढ़ा, यानी कि कोलोनाइजेशन रुक गया। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तुरंत हमने बताया है। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ वेस्टर्न एजेंसीज ओवर द न्यूज डिसेमिनेशन सर्विसेज। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा CNN, एक टर्म होता है CNN फैक्टर, मतलब ये है कि विश्व में कौन सा इज इट मतलब न्यूज एजेंडा चलेगा, न्यूज एजेंडा यू कैन कॉल इट। तो ये न्यूज एजेंडा पहले जो बड़े बड़े कंट्रीज हुआ करते थे उनकी चलती थी, लेकिन आज के समय में आपको देखने को मिलेगा कई सारे कंट्रीज के कई सारे न्यूज चैनल्स हैं जो काफी प्रोमिनेंट हैं, काफी अच्छे हैं, और वो एक तरह से कहा जाए तो वेस्ट की, पश्चिम जगत की जो मोनोपोली था किसके ऊपर? न्यूज सर्विसेज के ऊपर, उसे खत्म करने में वो अपना रोल प्ले की है। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोनोपोली न्यूज का खत्म हो चुका, तो ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, आपको ये बताना है जो इसका पहला समिट हुआ था, बेलग्रेड समिट 1961 में, इसमें टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने देश से लोग आए थे? पार्टिसिपेंट्स टोटल कितने थे? 44, 26, 29, सोचिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने भाग लिया था, ठीक है। क्लियर? 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेर टेकन पार्ट। क्लियर? चलिए, वर्तमान में नाम में टोटल कितने मेंबर्स हैं? एट प्रेजेंट नाम है टोटल हाउ मेनी मेंबर्स? वेरी गुड, 120, 120, ठीक है, वेरी गुड। अब इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर ये पूछा जाए कि नाम का चेयरमैनशिप 2024 में किसके पास है? विच कंट्री हैज चेयरमैनशिप ऑफ नाम? अभी वर्तमान में, वेरी गुड, युगांडा, ठीक है। युगांडा में फर्स्ट समिट 1961 में हुआ था, इसमें टोटल 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने भाग लिया था, ठीक है।
फर्स्ट समिट जो होता है ऑफिशियल वो 1961 में होता है, जिसमें 25 इंडिपेंडेंस स्टेट्स ने भाग लिया। 1961 बेलग्रेड। उसके पहले 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें एक तरह से कहा जाए तो इसकी फाउंडेशन की बात की जाती है एशिया एफ्रो कॉन्फ्रेंस के तौर पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपका होगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत। ए, इंडिया वाज अमंग द सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड, ये गलत है। इंडिया साइन नहीं किया था। किया था ना, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत। बी, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द हिस्टोरिक इवेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में जब साइन हो रहा था तो इंडिया ने साइन किया था या नहीं किया था। जब 50 कंट्रीज ने एक साथ साइन किया था, टोटल 51, बाद में पोलैंड किया था, तो इंडिया उस समय था। ये भी सही है, स्टेटमेंट नंबर डी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डार्क हैमर सोल्व नहीं होगा। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल जो कोफी अन्नान थे, ठीक है, देखिए फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, इन्होंने कोट किया है यह कहते हुए कि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वोटरेज ऑफ सेटिंग द यूएन एजेंडा ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो थर्ड कंट्री है, जो आपका थर्ड कंट्री है, उनकी एजेंडा को सेव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, मोस्ट सिग्निफिकेंट वोटरीज है, वो आपका इंडिया है। ये कहा गया कोफी अन्नान के द्वारा, याद रहेगा। अगर हम बात करें कि सर वो कौन कौन से देश है जहां पे पीस कीपिंग फोर्स या जिनको ब्लू हेलमेट भी कहते हैं उनको भेजा गया, तो आपको देखने को मिलेगा नामीबिया, अंगोला, लिबेरिया, कॉन्गो, इथोपिया, आइवरी कोस्ट एंड काफी सारे कंट्री। ठीक है, अच्छा कौन सा है कंट्री जो रिसेंटली ओपेक से बाहर हुआ है। विच कंट्री रिसेंटली गेट ऑफ आउट ऑफ ओपेक, बताइए। ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से अभी कौन सा कंट्री बाहर हुआ है। साउथ सुडान, अंगोला, नहीं पता तो राइट नो, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान रखिएगा, 2023 में अंगोला बाहर हुआ है। यहाँ पे नाम आया अंगोला इसलिए मुझे याद आ गया। अंगोला गेट आउट ऑफ ओपेक इन 2026, याद रहेगा, विल रिमेंबर इट। चलिए तो ये बताइए ओपेक कब बना था। ओपेक वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। 1980। आप लोग कहां से पढ़े हैं, किसने पढ़ाया। 1981, वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसा ओपेक 1981 में बना था, तो ब्रेकिंग न्यूज। 1960, याद रहेगा। ओपेक वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1960, 1960 में बना था ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दिस वे फॉर्म्ड इन द ईयर 1960, 14 दिसंबर, 14 सितंबर, याद रहेगा, 14 सितंबर 1960। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है।
वेयर इज द हेडक्वार्टर? वेरी गुड, वियना ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया इसका मेंबर है, यस और नो? ऑस्ट्रिया इज मेंबर ऑफ ओपेक, यस और नो? नो, ऑस्ट्रिया इज नॉट मेंबर ऑफ ओपेक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका बताइए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए वेरी गुड। तो आंसर वुड बी, ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो साफ्टा है वो 2006 में लागू हुआ, और इंडिया एसएएस यानी कि साउथ एशियन सैटेलाइट बाकी सार्क कंट्रीज के साथ मिलकर 2017 में लॉन्च किया था, ठीक है, श्रीहरिकोटा से, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कर लेते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग फॉर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इन विच ईयर IORA was established? अब आप लोग ये मत बोलिएगा सर ये है क्या। इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन कब फॉर्म किया गया था? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन ओशियन को डेवलप करने के लिए बनाया गया IORA, याद रखिएगा, 7 मार्च 1997, याद रहेगा, 7 मार्च 1997। 7 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? ऑन विच डे वी सेलिब्रेट ऑन 7 अप्रैल? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या बात है, वेरी गुड, कल हमने बताया था आपको, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो IORA है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी शुरुआत 1995 में तब हुई जब नेल्सन मंडेला भारत की यात्रा पे आए थे, ठीक है, और फिर इंडियन ओशियन को डेवलप करने की कोशिश की गई। और इसमें भी आपको देखने को मिलता है टोटल 23 कंट्रीज है, ठीक है। एक बार ये चेक कर लीजिएगा डाटा, 23 कंट्रीज, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। अब याद रखिएगा, in which year we adopted look west policy? anyone? look west policy हमने कब अडॉप्ट किया था? 2005 में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब घोषणा की गई थी? इन विच ईयर एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड? 2014, वेरी गुड एवरीवन। 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया। नाम को, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसके बारे में जेन्युइन शब्द किसने दिया? इट इज जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हु गेव द टर्मिनोलॉजी जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, जनता सरकार, मतलब मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था? बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम गोट मर्ज्ड इन इंडिया? याद रखिएगा, 35th और 36th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। 35th और 36th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था? इसे मिला लिया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बताइए, नाम का कौन सा समिट भारत में हुआ था? विच समिट वाज हेल्ड इन इंडिया? नाम का कौन सा समिट, वो कौन सा नंबर का समिट था? 7, 8, 9, 10, कौन सा समिट था? 7, 8, 9, 10।
everyone is going for 8। सच में, सच में हमने ट्रिक बताया था आपको, याद कीजिए, धोनी साहब और वर्ल्ड कप। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, धोनी का 7 और वर्ल्ड कप उसी साल आया था 1983 में। याद रखिएगा 7th समिट था ये और 1983 में आया था, हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, भूलना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर? किसकी बुक है द व्हाइट हाउस ईयर्स? द व्हाइट हाउस ईयर्स, अब नाम से क्लियर हो रहा हो कोई अमेरिकन ही होंगे। द व्हाइट हाउस ईयर्स, दिस इज बुक बाय हेनरी किसिंजर। नाम सुना है आप लोगों ने, डिप्लोमेट बहुत बड़े थे ये, हेनरी किसिंजर की किताब है। ठीक है, अच्छा, कच्चा द्वीप आइलैंड डिस्प्यूट किस किस कंट्री के बीच में है? बिटवीन विच कंट्री वी हैव डिस्प्यूट ऑफ कच्चा द्वीप आइलैंड डिस्प्यूट? इंडिया का किस कंट्री के साथ है कच्चा द्वीप आइलैंड डिस्प्यूट? वेरी गुड, श्रीलंका। किस कंट्री के साथ हमारा काला पानी डिस्प्यूट है? विच कंट्री वी हैव काला पानी डिस्प्यूट? नेपाल। वेरी गुड, नेपाल के साथ हमारा काला पानी डिस्प्यूट है। वेरी गुड। किस कंट्री के साथ हमारा रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट है? रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट है पाकिस्तान। ओके फाइन। किस कंट्री के साथ बाउंड्री लाइन लगता है डुरंड लाइन? डुरंड रेखा किस देश से संबंधित है? किस देश के बीच की ये बाउंड्री लाइन है? वेरी गुड, पाकिस्तान अफगानिस्तान। अच्छा ये बताइए 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ये कौन कौन से दो बड़े लीडर के बीच में हुआ था? इन बिटवीन विच टू ग्रेट लीडर्स वी हैव इंडस वाटर ट्रीटी? वेरी गुड, एक तरफ भारत से नेहरू और दूसरी तरफ आयूब खान। गुड। इसके बाद ये बताइए 1972 में जब शिमला पैक्ट होता है, उस समय दोनों लीडर कौन कौन थे? शिमला पैक्ट 1972, इंदिरा गांधी और बेनजीर अली भुट्टो। वेरी गुड, इंदिरा गांधी गई गई थी भुट्टो खाने, मकई का सीजन आ गया है। इज इट? नाइनटीन 72 बेनजीर अली, अच्छा माफ कीजिएगा, बेनजीर अली भुट्टो नहीं थी, जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। क्लियर? हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो था, माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर इंडिया साइंड एनपीटी? इन विच ईयर इंडिया साइंड एनपीटी? ओके, मतलब सर क्वेश्चन ही गड़बड़ है, चलिए ठीक है। इन विच ईयर इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा? वेरी गुड। इन विच ईयर वी हैव गुजराल डॉक्ट्रिन? गुजराल डॉक्ट्रिन से हमारी मुलाकात कब हुई थी? इंद्र कुमार गुजराल। वेरी गुड। भारत से श्रीलंका एलटीटीई के खिलाफ शांति समझौता, मतलब ये जो शांति दूत था वो कब भेजा गया था? पीस कीपिंग फोर्स कब भेजा गया था भारत से श्रीलंका? मतलब राजीव गांधी ने भेजा था, कब? नॉट 1985, 1985 में सार्क को बनाया गया। सार्क को बनाने के बाद 2 साल बाद 1987 में क्या किया गया था? श्रीलंका में शांति दूत भेजा गया था। इज इट? ध्यान रहेगा।
लुक ईस्ट पॉलिसी कब अडॉप्ट किया गया? इन विच ईयर वी अडॉप्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी? 1991-2 आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की शुरुआत कब हुई? इन विच ईयर मेकोंग गंगा कोऑपरेशन स्टार्टेड? वेरी गुड, द आंसर वुड बी 2000 ईस्वी, सन 2000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो यूएसए न्यूक्लियर सिविल डील ये कब हुआ था? साइन, आई मीन साइन कब हुआ था? साइन दो गया, कब ये रेक्टिफाई कर दिया गया था, मतलब पुष्टि कब कर दिया गया था? व्हेन इट इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील 1 to 3 ये 2008 में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2008 में, 2005 में ड्राफ्ट, 2006 को पढ़िए ध्यान से, प्लीज रीड इट केयरफुली। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाज साइंड बाय 15 कंट्रीज, जिसमें से कौन नहीं है? नॉट अमंग देम, क्या बात है। ओके, सबने आंसर दिया है बी, क्या ये सही है? इस पे टिक लगाया जाए, एक चांस और। चलिए बी नहीं होगा आंसर, बी को एक्सक्लूड कर दीजिए, आगे बताइए। अब आपके पास 33% चांस है। डी ए ए ए ए ये आंसर होगा। अच्छा चलिए, आपको पता होगा कि सर RCEP से इंडिया बाहर हो गया था। इंडिया जब ये चल रहा था, जब ये नेगोशिएशन चल रहा था, तो 2019 में इंडिया खुद को इससे बाहर कर लिया था RCEP से, यह कहते हुए कि RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें 10 आसियान के कंट्री हैं और 5 और कंट्री हैं, इसमें होगा क्या कि चाइना अपना सारा सामान भारत में भेज देगा और भारत की मार्केट पूरी तरह से चाइना के कैप्चर में आ जाएगा। आप लोगों ने न्यूज को सुना होगा भली भांति से। वैसे ये सारी चीजें थी, फिर साथ में इंडिया की जो इंडिजिनस चीजें हैं वो एक तरह से खतरे में पड़ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंडिया इसमें साइन नहीं करता, क्योंकि ये साइन 2020 में होता है और 2019 में इंडिया खुद को इसको बाहर कर लेता है, ठीक है। इन 2019 इंडिया गॉट आउटसाइड ऑफ इट एंड इट वाज साइंड इन द ईयर 2020। देखिए यहाँ पे द रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप was signed by 15 countries led by China, South Korea, Australia और न्यूजीलैंड प्लस 10 आसियान ग्रुप। अब कैसे कर सकते हैं? ऐसे याद हो सकता, कंजूस याद हो जाएगा, कंजूस नहीं, कंजूस तो नहीं आ रहा है शब्द, क्या आएगा यहाँ पे? हाँ हाँ आ सकता है, कंजूस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, KANZUC, मतलब ऐसा करके कुछ, बस ऐसे देखिए, कंजूस याद हो जाएगा। मतलब कैसे सर? के से हो जाएगा आपका कोरिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, NZ से न्यूजीलैंड और J से जापान और C से चाइना। याद हो गया?
सबको याद हो गया? मजा आया? कंजूस, ये जो आरसीईपी वाले साइन करने वाले लोग थे वो कंजूस थे, बहुत बड़े कंजूस। भारत कंजूस नहीं, इसलिए भारत बाहर आ गया। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, के एन जेड यूसी, यूसी, ठीक है। के से हो जाएगा आपका कोरिया, कोरिया का मतलब साउथ कोरिया है। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एन जेड से न्यूजीलैंड, जे से जापान और सी से चाइना, ठीक है। ये प्लस 10 आसियान कंट्रीज, ये जितने भी हैं ये सब मेंबर हैं आपके आरसीईपी के, ठीक है, आरसीईपी के, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे आरसीईपी नेगोशिएशन जो है वो 2012-13 के बीच में बिगन हुआ, मतलब शुरुआत हुई थी। मतलब देख लीजिएगा इन द सेंस कि ये दोनों ही होगा, ठीक है। मेरी वॉइस कट रही है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल? अभी ठीक है? अभी ठीक है मेरी आवाज? इज इट ऑडिबल नाउ? ओके फाइन, ओके, चलिए। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद इट वाज ऑफिशियली साइंड इन द ईयर नवंबर 2020, या 2020 में नवंबर में साइन होता है। और ये रीजनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिसे लागू किया गया 1 जनवरी 2022 में। क्लियर, याद हो गया सबको आरसीईपी के बारे में? और इसमें गुड्स, ट्रेड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपटीशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ई कॉमर्स, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। और जिसका हो गया कंज्यूम, KANZ। चलिए गुड, वीक, ओके यार। प्लीज वेट। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज जा रही है अभी? मेरी आवाज जा रही है अब? इज इट क्लियर नाउ? ओके फाइन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आना था सर, सब कुछ याद रखना जरूरी है क्या? नहीं, पूरा याद रखना जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लीजिए कब साइन हुआ, कब केम इनटू फोर्स हुआ, बस। 2020 में साइन होता है, 2022 में लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ आरसीईपी। जो आरसीईपी की बात है वो शुरुआत तो की गई थी इंडिया के साथ में, ठीक है। इस चीज को अब आपको देखने को मिलता है इन 2019 इंडिया डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम आरसीईपी नेगोशिएशन, ठीक है। 2000, मेरी आवाज जा रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके ओके ओके। अब देखने को आपको मिलता है कि 2019 में क्या होता है, भारत, इंडिया इससे बाहर आ जाता है। इंडिया डिसीजन टू एग्जिट द आरसीईपी वाज बेस्ड ऑन द कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। भारत को लगता था ऐसा कि इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बहुत बड़ा खतरा आएगा, क्योंकि चाइनीज जो सामान है,
इसका इन्फ्लक्स मतलब भारी मात्रा में भारतीय मार्केट में आ जाएगा और इंडियन मार्केट क्या हो जाएगा, लोकल इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, इसको रिलेटेड टू मोबिलिटी इन सर्विसेज एंड रिजर्वेशंस फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्मॉल बिजनेस वेयर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोग इसमें आप कंफर्टेबल होंगे कि सर आरसीईपी क्या था, क्यों था, कैसे था। क्लियर? सभी को क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, याद हो गया सब कुछ, बहुत ज्यादा तो है नहीं बट अगेन इंपॉर्टेंट। चलिए इसको पढ़िए, रीड इट केयरफुली। ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। कभी कभी बहुत आसान कैच छूट जाया करता है। चलिए ओके फाइन, मुझे लग रहा है ये तो खतरनाक हो गया। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? बी ओनली इंडो पैसिफिक या इंडो अटलांटिक लिख दिया सर आपने। चलिए ये भी अच्छा है। एनी मोर? चलिए, तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि क्वाड इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम फॉर डायलॉग कंप्राइजिंग 4 नेशन नेमली यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब आप लोग बताइए चारों कंट्री सही है या गलत है? थिंक, ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? कौन सा इनमें से कंट्री मतलब सही है गलत है? चलिए गुड, क्लैपिंग फॉर दिस कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। ये चारों के चारों कंट्री ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट टू में बस ये गलती है कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक होगा। ठीक है, इंडो अटलांटिक के लिए नहीं था, इंडो पैसिफिक के लिए था। इसका जो ओरिजिनल आइडिया दिया गया था, ये आइडिया किसने दिया? 2007 में शिंजो आबे ने दिया। शिंजो आबे, जिनकी कुछ समय पहले एसेसिनेशन हो गया था जापान में। जापान को लेकर भी एक बहुत बड़ा न्यूज आया है कि जापान में महाक्वेक आने वाला है। मेगा क्वेक, महा नहीं, मेगा क्वेक, न्यूज सुना है? मतलब वहां 100-150 सालों में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। वैसे अर्थक्वेक का तो वो घर है, हमेशा आते रहता है छोटा मोटा, बट अगेन बहुत बड़ा अर्थक्वेक, भगवान न करे बहुत ज्यादा ये हो। बट हाँ, अब देखिए अर्थक्वेक आता है तो सुनामी ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो चीजें समुद्र के किनारे वो ऑटोमेटिक आती है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आप ये बताइए कि कौन सा वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो क्वाड कंट्रीज आपस में मिलकर करते हैं? विच मिलिट्री एक्सरसाइज दे हेल्प टुगेदर? मालाबार एक्सरसाइज, वेरी गुड। ऑपरेशन किरण किस कंट्री के बीच में होता है? ऑपरेशन किरण, अनिवार्य। अनिवार्य, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन किरण जो है वो टर्की के साथ होता है। एक और है ऑपरेशन सूर्य किरण। इज इट? ध्यान रखिएगा, ये सूर्य किरण जो है ये नेपाल के साथ होता है। क्लियर? ऑपरेशन सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में, वही ऑपरेशन किरण जो है वो टर्की के साथ होता है। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन? सर
वज्र प्रहारा रसिया, हाँ बिल्कुल। ऑपरेशन हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, जल्दी बताइए। हैंड इन हैंड चाइना के साथ, वेरी गुड। चलिए मैं लिख देता हूं इसे, हैंड इन हैंड ये होता है चाइना के साथ। ऑपरेशन किरण होता है आपका टर्की के साथ। ऑपरेशन सूर्य किरण होता है आपका नेपाल के साथ। और ये बताइए, ऑपरेशन संप्रीति, दोस्ती, संप्रीति, वेरी गुड। सूर्य किरण नेपाल, किरण टर्की के साथ, संप्रीति, वेरी गुड। बांग्लादेश, इट इज विथ बांग्लादेश। अभी आपने सुना है एक शेख हसीना के माध्यम से एक स्टेटमेंट आया है, आज ही आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हो रहा है बांग्लादेश में, वो अगर वो तब नहीं होता जब मैं एक आइलैंड यूएसए को दे देती। यूएसए एक आइलैंड मांग रहा था और उस आइलैंड पे वो सॉवरेनिटी चाहता था, अगर वो दे देती तो ये कुछ नहीं होता। अभी अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट। और वो बोली, उन्होंने कहा है कि मैं कुछ समय बाद वापस वतन लौटूंगी, मतलब वापस बैक हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका, अगर सही ये बात है तो फिर सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे चलिए बताइए, ऑपरेशन मित्र शक्ति, मित्र दोस्त की शक्ति किसके साथ होता है? ऑपरेशन मित्र शक्ति, ऑपरेशन मित्र शक्ति। वज्र प्रहार यूएसए के साथ होता है। ऑपरेशन शक्ति बताइए। ऑपरेशन शक्ति श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। चलिए आप देखिए, इंडिया और यूएसए का होता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और होप इंडिया, याद रहेगा, होप इंडिया। ये तीनों जो है वो इंडिया यूएसए के बीच में होता है। क्लियर? हाँ, टाइगर ट्रिम्प भी है, टाइगर ट्रिम्प भी होता है, बिल्कुल। चलिए, वैसे तो बहुत सारा है मिलिट्री एक्सरसाइज, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। ऑपरेशन इंद्रा बता दीजिए, सिर्फ ये बता दीजिए इंद्रा, जो इंपॉर्टेंट है मैं करवा दे रहा हूं। इंद्र, इंद्र, मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र, रसिया के साथ। कोंकण, कोंकण, कोंकण क्षेत्र है ना, कोंकण, ये यूके के साथ होता है, ठीक है। कोंकण जो है वो यूके के साथ होता है। डबल टैप, टेबल टॉप, माफ कीजिएगा, टेबल टॉप है, टेबल टॉप, ये बांग्लादेश के साथ होता है। टेबल टॉप बांग्लादेश के साथ होता है, ठीक है। चलिए बाकी चीजें, वरुणा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वरुण, गरुड़, वरुण, ओह मैं ठीक से लिख देता हूं, वरुण और गरुड़, ये दोनों फ्रांस के साथ होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हमने करवा दिया है, बाकी आप सभी कीजिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ होता है समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया के साथ होता है समुद्र शक्ति, ठीक है। और गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति एक और होता है, गरुड़ शक्ति, बिल्कुल। गरुड़ शक्ति जो है, गरुड़ा शक्ति, ये होता है आपका इंडोनेशिया के साथ। लेकिन सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ जो है वो फ्रांस के साथ होता है, ठीक है। गरुड़ एक्सरसाइज, छोटा छोटा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
कौन सा इनमें से, अच्छा यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा इनकरेक्टली मैच, मैं बार बार इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत है, गलत गलत, हाँ नॉट होगा, कौन सा होगा बताइए, कौन सा गलत मैच है, कोमकाशा, लेमोआ, जेसोमोआ, जेसोमिया या बेका। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा 2018। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बारे में हमने तो बहुत बार आप लोगों को मतलब पढ़ाया है ऑलरेडी, आप सभी को पता होगा, याद होगा। ओके फाइन, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कर लेते हैं, लाइक पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, ये आप लोगों को याद होगा, और इसके जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी आप लोगों को याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, 1954 में, ठीक है। ये बताइए, गैबल अब्दुल नासिर ये कहां से थे, जब नॉन का फॉर्मेशन हो रहा था तो नासिर कहां के लीडर थे, गैबल अब्दुल नासिर, ही वाज फ्रॉम इजिप्ट, इंडोनेशिया, और कोई बताइए कहां से थे नासिर। चलिए, तो फिडेल कास्ट्रो कहां से, नहीं फिडेल कास्ट्रो वो तो अलग है, तो बस थे वो। सुकार्नो कहां से थे, सुकार्नो, वे सुकार्नो कहां से थे, ध्यान रखिएगा, नासिर जो है ये आते हैं मिस्र से, इजिप्ट से, ठीक है, और ये सुकार्नो आते थे इंडोनेशिया से। वहीं एनक्रुमा, एनक्रुमा ये आते हैं घाना से, ठीक है, ये तो आप लोगों को याद होगा। और टीटो जो है ये तो याद होगा यूगोस्लाविया से, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाता है, दे विल आस्क इन मैच द फॉलोइंग, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इन विच ईयर ताशकंद पैक्ट वाज साइंड, ताशकंद पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर, वेरी गुड। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था, 1966 ताशकंद, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत 1984, वेरी गुड, 1984, कश्मीर की ऊंची जो पहाड़ियां थे उस पर ये किया गया था। ओके फाइन, बस डिप्लोमेसी की शुरुआत किसने और कब की, इन विच ईयर बस डिप्लोमेसी वाज स्टार्टेड बाय whom, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में शुरू किया था, वेरी गुड। किशन गंगा डिस्प्यूट ये किस कंट्री के बीच में है, इन बिटवीन विच कंट्री वी हैव डिस्प्यूट किशन गंगा डिस्प्यूट, किशन गंगा डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सतलज, रावी, ब्यास और चिनाब, इनमें से किस रिवर के ऊपर भारत का अथॉरिटी नहीं था आफ्टर 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, चलिए वेरी गुड, चिनाब के ऊपर नहीं था, ठीक है, गुड। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की स्थापना कब की गई थी, इन विच ईयर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वाज फॉर्म्ड, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की स्थापना कब की गई थी, जिससे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को स्टॉप करने की बात की गई थी, रोकने की बात की गई थी,
ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 नो, 1987 याद रहेगा, 1987। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1987 एक और जगह आया था, वो कहाँ पे आया था? थोड़ी देर पहले हमने किया था, कहाँ पे किया था, क्या पढ़ा था हमने? पीस कीपिंग ऑपरेशन, मतलब पीस कीपिंग शांति दूत सेना भेजा गया था श्रीलंका, याद है आप लोगों को? गुड। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था? हमने कल पढ़ा था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था? हमने कल पढ़ा था। वेरी गुड, 1972। केमिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था? वेरी गुड, 1993। BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, और इसी वर्ष क्या हुआ था आपका? अच्छा चलिए इसको रुकते हैं अभी। और CWC, ठीक है, 1993। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ओके फाइन। ये बताइए कि MTCR कब साइन हुआ था? MTCR वाज साइंड इन विच ईयर? MTCR कब सिग्नेचर किया गया था? MTCR 2016, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 1987। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, शायद हमने थोड़ा सा मेरा कोई मिस्टेक हुआ है छोटा सा, इस बात को ध्यान रखिए। जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है इसे बनाया गया 1984 में, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट, 1984। MTCR जो है इसे बनाया जाता है 1987, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1984 है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और भारत MTCR का जो सदस्य बनता है वो कब बनता है? 2016 में, जो आप लोग बोल रहे हैं। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ MTCR इन द ईयर 2016। गॉट इट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? Very good. The answer would be option number B, and this is not 1974, this is 1998. ठीक है, इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट एंड ऑल, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन खंजर ये किस कंट्री के बीच में होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑपरेशन खंजर, खंजर, एनीवन? ये होता है किर्गिस्तान के बीच में, ये कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, इज इट? किर्गिस्तान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एससीओ की चार्टर, एससीओ के एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? चलिए थोड़ा सा हम लोग एससीओ डिस्कस कर लेते हैं। एससीओ कब बना? 2001 में बना। एससीओ की चार्टर कब बनी? एससीओ के चार्टर बनकर तैयार, हस्ताक्षर कब हो गया? इन विच ईयर ऑल दे हैव साइंड ऑन एससीओ चार्टर? 2002 पे। और लागू कब होता है? 2003 में। came into force in the year 2006, 2003, माफ कीजिएगा, 2003, ठीक है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, इट इज एसोसिएटेड विथ एससीओ, ब्रिक्स, नाम किससे? बताइए जल्दी से।
इट इज एसोसिएटेड विद ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स से एसोसिएटेड है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कब बना? इन विच ईयर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज फॉर्म्ड? जीसीसी, वेरी गुड, 1981, 25 मई 1981 में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर? वेरी गुड, अर्पिता, रियाद, सऊदी अरब। ठीक है, गुड। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग। वो भारत के पहले कौन प्रधानमंत्री थे जो इजराइल पहली बार विजिट किए थे? Who was the first Prime Minister of India who visited Israel? वेरी गुड, मोदी जी। अच्छा, भारत इजराइल के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश किया वो सबसे पहले किस ईयर किया? हालांकि 1950 में भारत ने कह दिया था हाँ भैया आप एक कंट्री हो, दैट्स फाइन, आई विल एक्सेप्ट, आई एम एक्सेप्टिंग, बट एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है ये कब शुरू किया गया? वेरी गुड अर्पिता, 1992, 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के साथ। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के साथ ये शुरू किया गया 1992 में। ये बताइए इन विच ईयर नाफ्टा वाज साइंड? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर? कम ऑन, चलिए, ओके फाइन, वेरी गुड। सो जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये 1994 में लागू हुआ था। आप लोग 1996 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? इट इज 1994, नॉट 1996। याद रहेगा, इट इज 1994 नॉट 1996। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, पढ़िए जी ध्यान से प्लीज। लग रहा था सर तो लिख देना था सर, लग रहा है तो लिख दीजिए। तो दिल की अब पहली आवाज आती है वही सही होता है, एग्जाम में भी ऐसे होता है। इसका आंसर बताइए जरा ध्यान से। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सोनाली, शिवा, रंजीता, कार्तिक, सरोज, एवरीवन इज गिविंग ऑप्शन नंबर सी। अर्पिता, उपासना, श्रीधर, क्या बात है, सुकांति, भाग्यश्री, फिरोज, ए। अच्छा, आपको क्या मिल गया इसमें कुछ अलग? चलिए गुड, नॉट यूके। चलिए फाइनली कुछ तो हुआ। हमने ट्रिक बताया था, आप लोग शायद भूल गए, कितना अच्छा ट्रिक था। नील जी बीएफ, याद आया या भूल गए? यहाँ पे ब्रेग्जिट की बात नहीं है भाग्यश्री, क्योंकि ब्रेग्जिट तो बाद में होता है, 2016 में होता है, ब्रिटेन एग्जिट बाद में करता है। यहाँ पे इनर सिक्स कंट्री की बात की जा रही है। इनर सिक्स कंट्री कौन थे? वो इनर सिक्स कंट्री थे जो सबसे पहले बार यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश करने की वकालत करते हैं। इज इट? हाँ, तो इनर सिक्स कंट्री के बारे में आपको याद करवाया था, नील जीबीएफ, यानी कि नीदरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, वेस्ट जर्मनी, ब्राजील, नहीं माफ कीजिएगा ये बेल्जियम है, ब्राजील यहाँ नहीं आएगा, बेल्जियम और एक से फ्रांस। इनमें देखिए कौन सा गलत है? यूके नहीं होगा, यूके की जगह क्या होगा? इटली। इतना ट्रिक कहाँ मिलेगा आप लोगों को?
कितना आसान है सर, ध्यान रखिए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और बाकी जो है ऊपर में द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन कंट्री नोन एज यूरोपियन कम्युनिटी, ये तो सही है, यानी कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट सिर्फ ए है। क्लियर? चलिए अब इस चीज को ध्यान रखिए कि 1962 में इंडिया इज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, 1993 में क्या होता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट वाज साइंड फॉलोड बाय कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यू नो कि यूरोपियन यूनियन में होता है आपका मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, और इस ट्रीटी के माध्यम से यूरोपियन कम्युनिटी को बदलकर यूरोपियन यूनियन बना दिया जाता है। इज इट? इसके बाद आपको देखने को मिलता है सन 2000 में भारत और यूरोपियन यूनियन का एनुअल समिट जो होता है वो शुरू हो जाता है, यानी कि इंडिया ईयू समिट सबसे पहले कब हुआ, तो ये 2000 में होता है। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे चला गया कब, 2004 में, ध्यान रखिएगा। और 2018 में आपको देखने को मिलता है ईयू स्ट्रेटजी ऑन इंडिया एंड पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन एंड रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, ये जो है वो okay fine. So what I was telling, am I audible now? Clear everything? Am I audible now? Everything is fine, clear? मेरी आवाज तो टेस्ट पिन सब कुछ ठीक है? चलिए गुड। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कब बनाया गया था। ओके फाइन, फिर से गया, मेरी आवाज आ रही है? क्या हो रहा है? आ गया। ओके, तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया गया 1951 में। 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम होता है, जिसके माध्यम से आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनता है। ठीक है, और इसी में आपके 6 इनर कंट्रीज होते हैं, वो इसे एस्टेब्लिश करते हैं, यूरोपियन कम्युनिटी बनाते हैं। 1992 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट होता है, जिसके माध्यम से यूरोपियन कम्युनिटी को चेंज करके यूरोपियन यूनियन बना दिया जाता है। और 2007 में होता है ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप एक जो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होना चाहिए था आपका इंटरनेशनल रिलेशन का, हमने कोशिश की कि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए। हाँ, ये चीजें हैं कि जो बहुत कॉमन चीजें थी वो हमने स्किप किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता था। आज की क्लास में आपको, ठीक है, आज की क्लास में आपको कुछ नई चीजें मिली होंगी, इज इट? तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। अच्छे थे आज, कॉन्सेप्चुअल थे, चलिए बढ़िया, गुड, अच्छा लगा। चलिए, दिस इज गुड टू नो, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा अलग रखा क्वेश्चन को, क्योंकि फैक्ट्स तो आप लोग रख चुके हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू भाग्यश्री, अर्पिता, श्रद्धा एंड एवरीवन। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, otherwise we'll meet again tomorrow on the same schedule time. Okay fine, so thank you so much everyone, keep learning, keep smiling, stay blessed, stay happy, खुश रहें, मस्त रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। सर वो किशन गंगा एक, हाँ, एक था आपका किशन गंगा डिस्प्यूट। ठीक है, एक नदी है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, क्लियर? ओके ओके एवरीवन, थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग फिर से। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, एक चीज और, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देके जा रहा हूं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप यूट्यूब पे कर दीजिएगा। ठीक है, जब कल लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप वहां पे कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो सलमा बांध है, ठीक है, सलमा बांध किस देश में है? सलमा बांध के उद्घाटन मोदी जी ने किया था, किस देश में जाकर
मोदी जी ने सलमा बांध का उद्घाटन किया था? ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आज ढूंढ के रख लीजिएगा आप लोग इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब साइन की गई थी? इंडो नेपाल, इसका आंसर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट पे कर दीजिएगा, ठीक है। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब साइन की गई थी? ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है। हम लोग फिर से कल मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अच्छे से रिवीजन कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।